रात 1 बजे का अमल था। हर तरफ तारीक सन्नाटा छाया हुआ था। नासिर और साजिद ने इस बात का ख्याल रखा था कि रंगामाती की ताकीद के मुताबिक इस पुरस्रार मामले की किसी को हवा भी ना लगे। दूसरा, ये काम इंतहाई राजदारी और होशियारी के साथ लगातार 19 रोज तक जारी रखना होगा। यूं उन दोनों के दरमियान ये तय पाया कि रात ठीक 1 बजे साजिद खामोशी के साथ घर को बाहर से ताला लगाकर निकलेगा और सीधा नासिर की तरफ आएगा, जो उसका अपने घर के बाहर खोपड़ी वाला थैला थामे मुंतजिर होगा। चुनाचे साजिद मुकर्रर वक्त पर खामोशी से बाहर निकला, दरवाजे को ताला लगाया और नासिर के घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर ज्यादा दूर न था, लिहाजा जब साजिद वहां पहुंचा तो वो उसका वहां बेचैनी से मुंतजिर था। उसने अपने एक हाथ में खोपड़ी वाला थैला पकड़ रखा था। चलें, साजिद ने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। चलो, नासिर ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। नासिर की ताकीद पर साजिद ने एक छोटी टार्च अपने पास रखी थी। वो दोनों दोस्त तारीकी का हिस्सा बने पुरस्रार हेवलों की मानिंद अंधेरी कोठी की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ने लगे। अंधेरी कोठी मोहल्ले के आखिर में वाक़ थी। आसमान साफ था। आखिरी तारीखों के चांद के बावजूद चमकते सितारों से नज़दीक तक के फासले सरनिगूं थे। ज़रा देर बाद वो दोनों अंधेरी कोठी के बड़े से पुरानी चौबी गेट के सामने खड़े थे। यहाँ से तो दिन की रोशनी में भी गुजरते हुए अगर कोई अंधेरी कोठी के बाहर का नज़ारा करता तो उसकी वीरानी और बोसीदगी को देखकर दिलों में हैबत तारी होने लगती थी। ये तो फिर रात का निस्फ पहर था। दोनों के दिलों को नामालूम खौफ ने जकड़ लिया। वो अपने अपने इरादों के जोश तले यहाँ आ तो गए थे, मगर अब अंदर दाखिल होने का तसव्वुर भी उनके लिए मुहाल हो रहा था। नासिर के दिल में शगुफ्ता को हासिल करने का पुख्ता अज़म था, जबकि साजिद अपनी छोटी बहन शगुफ्ता और अपने घर वालों को उस शैतानी मखलूक से निजात दिलाना चाहता था। इस अंधेरी कोठी की खौफनाक और आसेबी शोहरत की वजह से आसपास का इलाका अरसे से वीरान था। दाएं बाएं और अकब में कई सौ गज के रिहायशी स्कीमों वाले प्लाट दूर तक वीरान थे। कोठी 3-4 मंजिल से कम न थी। कदीम तर्ज की इस कोठी में पुख्ता ईंटों से ज्यादा इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ढलवानी छत, मेहराबी दरीचों के अलावा 4 दीवारी भी थी, जो वक्त के साथ साथ कई जगहों से उधड़ चुकी थी। शिकस्ता गेट भी नीमवा होकर जमीन में धंस चुका था, जिसका दरमियानी खला आदम गुजार था। चलो अंदर साजिद, हिम्मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक नासिर ने उसे टोका दिया। यार नासिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, साजिद ने मुर्ताइश लहजे में कहा। डरने की क्या जरूरत है? तुम भूल गए रंगामाती ने क्या कहा था कि हमें अंधेरी कोठी के वीरान और उजाड़ माहौल से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आओ, पहले मैं अंदर दाखिल होता हूँ। नासिर ने उसकी हौसला अफजाई की और साजिद ने टार्च निकालकर रोशन की तो नासिर बिला धड़क चौबी दरवाजे के दरमियानी खला से अंदर दाखिल हो गया। साजिद को भी हिम्मत हुई और फिर वो भी उसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। अहाता वसीओ अरीज था, मगर यहाँ जा बजा खुदरो घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे, जिनकी कई शाखें जटाओं की तरह झूल रही थी। कोठी के मरकजी दरवाजे की तरफ जाने वाली कदरे बल खाती हुई पुख्ता रविश की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। वो दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह मौजूद था, मगर इस तरह के टूटकर निस्फ गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वो दोनों टूटे हुए मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो साजिद रुक गया और लरसती आवाज में नासिर से बोला, मैं वापस जा रहा हूं। नासिर ने उसे झिड़का, बेवकूफ, हौसला करो। बात की मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें यह सब करना होगा। साजिद ने दोबारा हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। टार्च का हाला अंदर उजाड़ और उखड़े हुए पलस्तर वाली दीवारों पर गर्दिश कर रहा था। यहाँ भांत भांत का कबाड़ बिखरा हुआ था। कुछ कमरों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे जो जमीन में धंसे हुए थे, जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टार्च के हाले को दाएं बाएं और नीचे ऊपर गर्दिश दे रहा था, और तब अचानक रोशन हाले ने एक भयानक मंजर को वाजे किया। वो एक इंसानी लाश थी जो काट कबाड़ के अंदर से उभरे हुए तेज और नोकीले जंग आलूद लोहे के सरिये में पिरोई हुई इस तरह झूल रही थी कि लाश के दोनों हाथ और चेहरा नीचे लटक रहे थे, और लाश के पेट से जिधर से सरिया पेवस्त था वहां से ताज़ा खून बह बहकर सीलनज़दा फर्श में जज्ब हो रहा था। साजिद के हलक से तेज चीख खारिज हो गई और टार्च उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नासिर भी परेशान हो गया। दोनों को मालूम न था कि वो लाश किसकी है। वो दहशतनाक मंजर नासिर ने भी देखा था और एक लम्हे को वो भी लर्ज गया था, मगर साजिद के मुकाबले में उसने अपने हवासों पर फौरी काबू पा लिया था। डरो नहीं साजिद, ये कोई जिन भूत नहीं है, टार्च उठाओ, नासिर ने सरगोशी में उससे कहा। साजिद ने हिम्मत करके टार्च उठाई तो नासिर आगे बढ़कर लाश का मुआयना करने लगा।
لگتا ہے اسے موت کا شکار ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، وہ بڑبڑایا۔ ساجد کی خوف سے بری حالت ہو رہی تھی۔ ناصر بھی اندر سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ ناصر یہاں سے بھاگ چلو فوراً، کہیں ہم اس لاش کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، ساجد نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ ناصر لاش کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، لگتا ہے یہ بدنصیب شخص اپنی موت آپ مرا ہے۔ اس نے ضرور ہم سے پہلے یہاں کسی بھی مقصد کے تحت اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور پھر دہشت زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس ابھرے ہوئے تیز نوکیلے سریے پر گر پڑا۔ ناصر کے ماہرانہ تجزیے پر ساجد کی کچھ ہمت بندھی، تاہم اس کی پریشانی ہنوز کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولا، کچھ بھی صحیح، یہاں ایک لاش موجود ہے، ہمیں کم از کم آج کے وقت واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بزدلوں والی باتیں مت کرو ساجد، ناصر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ یہاں کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوتی، کون دیکھے گا یہ لاش؟ یہ دھری پڑی گل سڑ جائے گی۔ آؤ وہ قبر والا کمرہ تلاش کریں۔ ابھی سے ہی اگر یوں خوفزدہ ہو گئے تو آگے عمل کیسے کرو گے؟ پھر وہ دونوں باری باری سارے کمروں کے بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے دروازوں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس پراسرار عامل رنگا ماتی نے انہیں اتنا ضرور آگاہ کر دیا تھا کہ جس کمرے میں قبر تھی وہ نیچے ہی کہیں واقع تھا، لہٰذا انہیں اوپر تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالآخر ایک کونے والے کمرے میں وہ قبر نظر آ گئی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ قبر کی حالت بہت شکستہ تھی، اندر گڑھا بھی پڑا نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے 3-4 موٹے موٹے چوہوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ناصر نے فوراً اپنے ہاتھ میں تھما ہوا تھیلا کھولا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے لالٹین نکالی، اس کے بعد رنگا ماتی کی دی ہوئی کھوپڑی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ لالٹین ساتھ لے آئے، ساجد نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، پورا 1 گھنٹہ عمل کرنا ہوگا، یہ ٹارچ کب تک کام کرے گی؟ ناصر جیب سے ماچس نکال کر لالٹین جلاتے ہوئے بولا۔ ساجد نے ناصر کے کہنے پر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کھوپڑی اٹھا کر قبر کے اوپر رکھ دی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ ساجد نے رنگا ماتی کے بتائے ہوئے جملے اگلنا شروع کر دیے۔ وہ ہلکی آواز میں جملے دہرائے جا رہے تھے۔ ابھی اسے یہ پراسرار عمل کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک باہر والے حال نما کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ساجد عمل کرتے کرتے بری طرح چونکا تھا، ناصر بھی ڈر گیا۔ خبردار، ڈرنا مت، عمل جاری رکھو اور یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ عمل پورا نہ کر لو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ایک شناسا آواز جیسے پردہ غیب سے ابھری۔ دونوں اس آواز کو پہچان گئے تھے جو اس پراسرار عامل رنگا ماتی کی تھی۔ وہ دونوں دہل گئے اور پھر ساجد نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ ناصر کے کان اپنے عقب میں دروازے کے باہر ابھرنے والے قدموں کی چاپ پر اٹک گئے تھے جو کہ اب دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے میں زور کا کھٹکا ہوا اور تیز غیر انسانی غراہٹ ابھری۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اپنی گردنیں موڑے عقب میں دیکھنے لگے اور جیسے خوف سے ان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ دروازے پر ایک نہایت بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کسی چوپائی کی طرح رینگتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہی مخلوق تھی جس نے شگفتہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنی موت کو آواز مت دو، عمل جاری رکھو، رنگا ماتی کی تیز آواز گونجی اور پھر دونوں واپس پلٹ کر کھوپڑے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ساجد نے عمل شروع کر دیا۔ وہ غیر انسانی مخلوق ہولناک انداز میں غراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اونچے کوہان کے عقب سے نکلی ہوئی موٹی دم اینٹوں کے فرش پر سرسرا رہی تھی۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بہت غصے میں تھی اور اپنی بغیر پپوٹوں والی بڑی بڑی انگارہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی اور بار بار اپنی موٹی دم زمین پر زور زور سے پٹک رہی تھی۔ ناصر اور ساجد پر مارے خوف و دہشت کے بری طرح لرزہ طاری تھا، مگر عامل رنگا ماتی کی کڑی سرزنش پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ساجد اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اس دوران اس شیطانی مخلوق کی دم قبر پر دھری کھوپڑی پر پڑی تو قبر کے اندر سے ایک کریح چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے قبر پھٹتے ہی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر میں اٹھ بیٹھا۔ ساجد اور ناصر دہشت زدہ ہو کر کئی فٹ پیچھے جا پڑے۔ شیطانی مخلوق اور وہ ڈھانچہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ ناصر اور ساجد کے لیے بڑے دہشتناک مناظر تھے۔ عمل جاری رکھو، عمل جاری رکھو، عامل رنگا ماتی کی تیز آواز ابھری۔ ساجد نے دوبارہ اس کے بتائے ہوئے عمل کا ورد شروع کر دیا۔ قبر پر دھری کھوپڑی ڈھانچے کے اندر سے نکلنے پر ایک طرف کو سرک گئی تھی۔ ڈھانچہ دوبارہ قبر میں لیٹ گیا تھا۔ کھوپڑی کی آنکھوں والے 2 گڑھوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے۔ آج کا عمل پورا ہو چکا تھا۔ وہ شیطانی مخلوق بھی غائب ہو چکی تھی۔ کھوپڑی سے دھواں اٹھنے کا مطلب تھا کہ عمل مکمل ہو چکا۔ ناصر نے جلدی سے کھوپڑی اٹھا کر تھیلے میں ڈالی اور لالٹین سنبھالی اور ساجد کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے نکلا۔ اور پھر وہ جب اس زنگ آلود آہنی سریے میں پروئی ہوئی لاش کے قریب سے گزرنے لگے تو اچانک ہی لاش کے بے سود جھولتے ہوئے وجود نے حرکت کی اور ملتجیانہ لہجے میں چلا کر بولا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا۔
یہ کہہ کر وہ لاش ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ اب تو ناصر اور ساجد کا مارے دہشت کے برا حال ہو گیا۔ وہ بری طرح دوڑ پڑے، پوری اندھیری کوٹھی کے در و بام جیسے چیخ پڑے تھے، بھاگو، پکڑو، جانے نہ پائیں، جیسی کری آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ مگر ناصر اور ساجد دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اندھیری کوٹھی کے مرکزی دروازے کے باہر شکستہ احاطے میں آ گئے اور گیٹ کا رخ کیا۔ جب وہ اندھیری کوٹھی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر نکلے تو ہر سو گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ خبردار، رک جاؤ، کون ہو تم؟ اچانک ایک آواز پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹک کر رکے اور بیک وقت جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ محلے کا پرانا چوکیدار خان چاچا تھا۔ اس نے دونوں کے چہروں پر ٹارچ کی روشنی پھینکی تھی۔ بھاگو ساجد، ناصر نے کہا اور پھر دونوں دوڑ پڑے۔ اگلے دن پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ خبر یہ تھی کہ رضوی نامی جس شخص نے وہ اندھیری کوٹھی خریدی تھی، اس کی لاش اس کوٹھی کے اندر ایک سریے میں پروئی ہوئی پائی گئی تھی۔ جب رضوی کے گھر والے انہیں تلاش کرتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تو انہیں رضوی کی لاش پڑی ملی۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع دی گئی تو خان نے پولیس کو بتایا کہ رضوی نے یہ کوٹھی خرید لی تھی اور وہ انہیں بغیر بتائے شاید کسی وقت اس اندھیری کوٹھی کا تنہا معائنہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے، جہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آسیبی چکر میں یہ بات یہیں ختم ہو جاتی۔ اگر وہ چوکیدار خان چاچا اس رات ناصر اور ساجد کو اندھیری کوٹھی سے چوروں کی طرح نکل کر بھاگتے ہوئے نہ دیکھتا۔ وہ محلے کا سب سے پرانا چوکیدار تھا، اس لیے ناصر اور ساجد کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس لیے اس نے فوراً پولیس کو بتا دیا کہ اس رات اس نے دو لڑکوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک تیمور کا بیٹا ساجد اور دوسرا شفقت علی کا بھانجا ناصر تھا۔ چنانچہ پولیس نے بیک وقت دونوں گھروں پر چھاپا مار کر ناصر اور ساجد کو رضوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور سیدھا تھانے لے گئی۔ دونوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ناصر اور ساجد اس ناگہانی افتاد پر بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ تھانے کا انچارج ایک خورانٹ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہاں ابھی تک کوئی ایس ایچ او تعینات نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی یہ علاقہ ایسا تھا یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور ظاہر ہے جہاں راوی چین ہی چین لکھے تو وہاں اوپر کے آمدنی کا کیا جواز۔ اس لیے یہاں کوئی ٹرانسفر ہو کر آتا بھی تو چند روز ٹھنڈ کے بعد وہ دوبارہ اپنا تبادلہ کروا لیتا۔ لے دے کر ایک ہیڈ کانسٹیبل عنایت ہی رہ گیا تھا جو خود کو حوالدار کہلانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ ایک خورانٹ صورت پکی عمر کا شخص تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری کی وارداتوں میں دینے دلانے کا سلسلہ بھی لگاتار رہتا تھا، مگر بات چند چھوٹے نوٹوں سے آگے نہ بڑھتی تھی۔ لیکن اتنے عرصے بعد اس محلے میں قتل کی اس لرزہ خیز واردات پر وہ خود بھی چونکے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اب ساجد اور ناصر اس کی گرفت میں تھے، جنہیں اس نے مقتول رضوی کے قتل کے جرم میں شک کی بنا پر لاک اپ کر دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی میں ہونے والی لرزہ خیز واردات کی نوعیت سنگین تو تھی، لیکن ابھی پوری طرح اس کے ٹھوس شواہد اور محرکات سامنے نہیں آئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چوکیدار خان چاچا کو بھی طلب کر لیا تھا اور دونوں مشتبہ ملزموں ناصر اور ساجد کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اس دوران ایک اردلی نے اندر آ کر حوالدار عنایت کو یہ اطلاع بھی دی تھی کہ ملزمان کے والد تیمور اور شفقت ان سے ملنے آئے تھے، مگر اس نے نہ صرف ملانے سے صاف انکار کر دیا تھا بلکہ انہیں 2-3 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر تھانے سے چلتا کر دیا تھا۔ وہ ایک کرسی میں دھنسا ہوا تھا اور دونوں ٹانگیں میز پر پھیلائے تھا۔ ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ڈنڈا بھی نظر آ رہا تھا۔ ساجد اور ناصر اس کے سامنے کھڑے تھے جبکہ چوکیدار خان چاچا بھی ساتھ کھڑا تھا۔ حوالدار عنایت نے پہلے ناصر اور ساجد کو خشمناک نظروں سے گھورا، پھر قریب کھڑے خان چاچا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، اب مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ مگر مختصر الفاظ میں۔ خان چاچا کے چہرے پر از حد بیزاری کے تاثرات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج دن میں کئی بار یہاں بلایا جا چکا تھا۔ بہرطور حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق وہ بتانے لگا، کل رات 2:15 بجے کے قریب میں اپنا چوتھا گشت مکمل کر کے اندھیری کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے یہ دونوں بدحواسی کے عالم میں اس کوٹھی کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں خبردار کہہ کر روکنے کی بھی کوشش کی مگر یہ دونوں میری طرف دیکھنے کے بعد خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر حوالدار عنایت سے ملتجیانہ لہجے میں کہا، حضور اب مجھے جانے دیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر مجھے دوبارہ رات کو اپنی ڈیوٹی بھی سنبھالنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اب تم۔ بالآخر حوالدار عنایت نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ متوحش اور پریشان کھڑے ساجد اور ناصر کی طرف گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے قریب پہنچ کر دونوں کو مخاطب کر کے بولا، مقتول رضوی سے تم دونوں کی کیا دشمنی تھی؟ دشمنی؟
नासिर हैरत आमेज परेशानी से बोला, जनाब हम तो रिजवी साहब को जानते तक नहीं हैं। तो फिर तुमने उनका कत्ल क्यों किया? हवालदार ने सुर्ख आंखों से नासिर को घूरा। हमने ये कत्ल नहीं किया, हमने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी जनाब, इस बार साजिद ने कहा। अच्छा, हवालदार ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, तो फिर उस अंधेरी कोठी में खाना पकाने गए थे तुम दोनों? हम वैसे ही गए थे साहब, हमें एक अरसे से उस अंधेरी कोठी के बारे में तजस्सुस था, नासिर ने कहा। क्यों, तुम कोई शर्लाक होम्स की औलाद हो जो इतनी दीदा दलेरी और बहादुरी के साथ वहां गए थे? हवालदार ने दांत पीसकर कहा। मैं कहता हूं मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों ने रिजवी का कत्ल क्यों किया, वरना मेरा ये डंडा देख रहे हो ना। ये कहते उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ सिया रोल दोनों के चेहरों के सामने लहराया और अपनी बात मुकम्मल की। वो बच्चू, ये तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है, तुम चीज़ क्या हो? अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक एक बार फिर अर्दली अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दबाना लहजे में बोला, जनाब मकतूल के वारिस आए हैं, भेज दो उन्हें अंदर। हवालदार ने कहा और अर्दली सर झुकाए बाहर निकल गया। ज़रा देर बाद दो अफराद सोगवार चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्रें 25-30 के दरमियान थी, सूरतें भी एक दूसरे से तकरीबन मिलती जुलती थीं, जिनसे साफ अंदाज़ा होता था कि दोनों आपस में भाई हैं। ये दोनों मकतूल रिजवी के बेटे थे, मगर उनके हमरा दो मजीद अफराद भी अंदर दाखिल हुए थे। एक तो तैमूर थे और दूसरा शख्स नासिर का मामू शफकत था। हवालदार इनायत ने बड़ी कहरालूद नज़रों से उन दोनों को घूरा तो मकतूल के एक बेटे ने हवालदार से कहा, हवालदार साहब, इन दोनों को हम अपने साथ लाए हैं। उसकी बात सुनकर हवालदार चौंका। जी हवालदार साहब, दूसरे बेटे ने कहा, आप इन दोनों बच्चों को छोड़ दें, हमारे अब्बू को इन्होंने कत्ल नहीं किया। उनकी बात सुनकर हवालदार इनायत ने इस बार दोनों को घूरा और सख्त लहजे में कहा, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हमारे लिए ये दोनों अजनबी हैं और ना ही हमारे या हमारे मरहूम अब्बू की तरफ से कोई दुश्मनी है, ये कोई दूसरा चक्कर है। पहले बेटे ने कहा, ये पता लगाना हमारा काम है। कमाल है, आपके वालिद का बेदर्दी से कत्ल हो गया और जाए वारदात से ये दोनों लड़के भागते हुए पकड़े गए हैं और आप कह रहे हैं कि। हवालदार साहब, अचानक तैमूर साहब ने उसकी बात काटकर संजीदा लहजे में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिजवी साहब का कत्ल शाम 6 और 7 बजे के दरमियान हुआ, जबकि मेरा बेटा साजिद रात घर पर ही था। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कहकर तैमूर ने अपनी जेब से रिपोर्ट की एक कॉपी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। हवालदार ने रिपोर्ट लेने की जहमत तक गवारा न की और करख्त लहजे में बोला, आप बाहर जाएं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तब नासिर के मामू ने हवालदार से कहा, ओ जी थानेदार साहब, मामला साफ है, कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला और आपने हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया महज इस वजह से कि उन्हें इस अंधेरी कोठी से निकलते देखा गया, जबकि मकतूल के वर्सा को भी पूरा यकीन है कि यह कत्ल बच्चों ने नहीं किया, बल्कि ये सारा चक्कर उस अंधेरी कोठी का है। सब जानते हैं कि उस कोठी में आसेब ने बरसों से डेरे डाल रखे हैं। जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता है वो उस आसेब का शिकार हो जाता है। हवालदार बुरी तरह तिलमिलाकर रह गया, क्योंकि अंधेरी कोठी से मुतालिक ऐसी दास्तानें आम थी। फिर मकतूल के दोनों बेटे भी नासिर और साजिद की बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर थी। ये बात सबको तस्लीम थी कि मकतूल रिजवी उस अंधेरी कोठी के खूनी आसेब का ही शिकार हुए हैं। यूं बात आई गई हो गई और नासिर और साजिद को ठोस सबूत ना होने के बायस छोड़ दिया गया। यूं पुलिस का किस्सा इधर खत्म हो गया। नासिर और साजिद की खूब खिंचाई हुई थी। दोनों को चूंकि आमिल रंगामाती की तरफ से किसी को यह राज बताने की सख्ती से ममानियत थी, इसलिए साजिद खामोशी रहा। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अंधेरी कोठी में उस खूनी आसेब का खोज लगाने गए थे। आज अमल का दूसरा रोज था। नासिर डर गया था कि कहीं साजिद इनकार ही ना कर दे, मगर हकीकत ये थी कि एक बार अमल करने के बाद उनकी हिम्मत सवा हो गई थी। यही वजह थी कि दोनों के सरों पर मुख्तलिफ अज़ाइम को तकमील करने की धुन सवार थी। लिहाजा दूसरी बार भी अमल कामयाबी से हमकिनार हुआ तो उनके हौसले मजीद बुलंद हो गए। अब वो पूरी तनदेही के साथ अमल पर अमल करते चले गए और यूं लगातार 7 रातें उन्होंने अमल कर डाला। शगुफ्ता के साथ बदस्तूर वही हालात थे जो बजाय कम होने के मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगे थे। एक रोज़ ऐसा अंधोनाक वाक़या ज़हूर पजीर हो गया जिसकी किसी को भी तवक्को न थी। फ़ायज़ा की शादी हो चुकी थी, अब वो अपने घर की हो चुकी थी। घर में अक्सर अब शगुफ्ता और उसकी अम्मा होती। तैमूर शाम गए लौटते, जबकि साजिद कॉलेज जाता और शाम को 1-2 घंटे के लिए बाहर दोस्तों में रहता था। उस वक्त शाम के 4 बजे का अमल था। आज मौसम के तेवर सुबह से ही ख़राब थे।
आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तैमूर दफ्तर जाने से गुरेजा थे, मगर जब उन्होंने देखा कि बारिश नहीं हो रही तो वो 1 घंटा लेट ही निकल गए। साजिद कॉलेज से जल्दी लौट आया था और सो गया था। उसे रात को जागना पड़ा था इसलिए कि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। यूं वो दोपहर में नींद पूरी करने की कोशिश करता था। वो दोपहर को जागा और खाना खाकर फिर सो गया। 2 घंटे मजीद आराम करने के बाद वो बाहर चला गया। अब शगुफ्ता और उसकी माँ घर में तन्हा थी। आसमान पर छाए हुए काले बादलों की वजह से सरे शाम ही घुप अंधेरा छा गया था। माँ किचन में काम कर रही थी जबकि शगुफ्ता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। शग्गो बेटी, जरा इधर आना, अचानक उसे माँ ने पुकारा। वो जी अम्मा आई कहकर उठी और कमरे से निकली। उसकी माँ किचन में ही थी। वो उनके पास पहुंची। माँ ने पालक का बड़ा सा थाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे बेटी जरा ये पालक तो काट देना, मैं जब तक आटा गूंद लेती हूँ। जी अच्छा अम्मा, अभी काट देती हूँ, शगुफ्ता ने कहा और खड़े खड़े वहीं पालक की डंडियां और पत्ते अलग करने लगी। फिर उसकी मुट्ठियां बनाकर छुरी से कतरने लगी। माँ भी किचन के एक सलीब के करीब खड़ी आटा गूंदने लगी। बेटी, अचानक शगुफ्ता को माँ की आवाज़ सुनाई दी। जी अम्मा, वो पालक काटते हुए बोली। हाँ बेटी कहो, माँ ने पूछा। आपने मुझे पुकारा था अभी? शगुफ्ता ने कदरे चौंक कर कहा। मैंने? नहीं तो, माँ ने कहा और फिर काम में मशगूल हो गई। बेटी इधर देखो, मेरी तरफ। अचानक दोबारा शगुफ्ता को माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने माँ की तरफ देखा मगर वो आटा गूंदने में मशगूल थी। वो उसके करीब ही खड़ी थी। अचानक शगुफ्ता के हाथ से छुरी नीचे गिरी। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी निगाह अपनी माँ के पैरों पर पड़ी। वो बुरी तरह दहल गई। माँ के पांव उल्टे थे। पहले तो वो ये समझी कि शायद उसकी माँ ने अपना रुख फेरा हुआ है। उसने झुके झुके गर्दन उठाकर देखा तो वो बदस्तूर दूसरी तरफ रुख किए काम में मशगूल थी। शगुफ्ता उठ खड़ी हुई और माँ के चेहरे को बगौर देखने लगी। फिर लरसती आवाज़ में बोली, आपके पाँव उल्टे हैं? अरे तो फिर क्या हुआ? ये कहकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। माँ के सर्द और सपाट जवाब पर शगुफ्ता हक्का बक्का रह गई। उस पर लर्जा तारी होने लगा। छुरी पकड़ा हुआ हाथ कपकपाने लगा। उस पर दोबारा हिस्टीरियाई दौरे जैसी कैफियत तारी होने लगी। फिर अचानक उसे किचन के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी तो मारे दहशत की उसकी आंखें फैल गईं। किचन के दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। शगुफ्ता ने एक लरसती हुई निगाह उसके चेहरे पर डाली, फिर गर्दन मोड़कर अपने बाएं जानिब खड़ी आटा गूंथती हुई माँ को देखा जिसके पांव उल्टे थे। उसे वहीं खड़े पाया। अपनी माँ के 2 हमशक्ल को अपने सामने देखकर शगुफ्ता की हालत गैर होने लगी। अचानक फिर उसके कानों से एक आवाज़ टकराई जो बाहर किसी कमरे से उभरी थी। शग्गो बेटी, जरा इधर आना मेरे पास। ये भी उसकी माँ की आवाज़ थी। शगुफ्ता को सख्ता सा हो गया था। फिर उसके दाएं जानिब खड़े उल्टे पैरों वाली माँ ने अचानक अजीब अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। शगुफ्ता खौफ के मारे पसीने में नहा गई। माँ ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के नकूश बदलने लगे और भयानक चेहरे वाली शैतानी मखलूक की सूरत इख्तियार कर गए। शगुफ्ता ने एक जोरदार हिस्टीरियाई चीख मारी और अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी माँ के पेट में उतार दी। माँ के हलक से लर्जाखेज चीख उभरी और उनके पेट से खून का फव्वारा उबल पड़ा। माँ अपना पेट पकड़े जमीन पर गिर पड़ी। उसकी माँ की हमशक्ल अब गायब हो चुकी थी। दूसरी हमशक्ल माँ, जिसका चेहरा भयानक होता देखकर शगुफ्ता ने उसके पेट में छुरी घोंपती थी, अब वो फर्श पर लेटी तकलीफ के मारे बुरी तरह कराह रही थी। उनका चेहरा ठीक हो गया था और पांव भी सीधे हो गए थे। शगुफ्ता कांप गई। खून आलूद छुरी उसके हाथ से गिर पड़ी और वो माँ को संभालने लगी। हाय अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? शगुफ्ता जख्मी माँ को संभालते हुए रोने लगी। माँ अपना पेट पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। शगुफ्ता ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शगुफ्ता रोती हुई दरवाज़ा खोलने लपकी। दरवाज़ा खोला तो सामने बाप खड़ा था। तैमूर ने जो अपनी बेटी के कपड़ों में खून लगा देखा तो दहल गए। ये क्या हुआ? तो तुम्हारे ये खून कैसा? वो बेरब्त से लहजे में बोले। अबू, वो शगुफ्ता ने इतना ही कहा था कि वो गश खाकर बाप के बाजुओं में झूल गई। वो बुरी तरह हिरासा और परेशान हो गए। बेहोश शगुफ्ता को संभालते हुए वो जल्दी से अंदर आए तो उन्हें किचन की तरफ से अपनी बेगम के जांकुनी के अंदाज में कराहने की आवाज़ें सुनाई दी। वो मजीद परेशान और मुतवहिश हो गए। शगुफ्ता को सहन में ही बिछी एक चारपाई पर डालकर वो किचन की तरफ लपके के अंदर अपनी बेगम को खून आलूद और जख्मी पाकर सन्नाटे में आ गए। फिर तो जैसे दौड़ मच गई। उन्हें साजिद पर बेतहाशा तैश आने लगा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद न था। वो दोहरी परेशानी का शिकार हो गए थे। एक तरफ बेटी बेहोश पड़ी थी तो दूसरी तरफ बेगम जानकुनी के आलम में जख्मी थी।
जो शायद पेट पर लगे घाव की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। अचानक तैमूर की नज़र फर्श पर खून आलूद छुरी पर पड़ी। वो जान गए कि उनकी बेगम के पेट में इसी छुरी से वार किया गया था। मगर किसने? ये सवालिया निशान आंकड़े की तरह उनके जहन में अटक गया था। उन्होंने फौरन अपने हवासों पर काबू पाया और अपनी बेगम को उठाकर कांधे पर लादा और बाहर निकल आए। आसपास पड़ोसी भी जमा हो गए थे। तैमूर ने जल्दी जल्दी पहले अपनी बेगम को कार की अगबी नशिस्त पर लिटाया और फिर अंदर भागे और बेहोश बेटी को भी उठाकर बाहर ले आए। मोहल्ले वालों ने उनकी मजबूरी और मुसीबत को देखते हुए फौरन अपनी औरतों को उनके साथ कर दिया और एक मर्द भी उनकी मदद में शामिल हो गया। आनन फानन वो अस्पताल पहुंचे। शगुफ्ता का कोई खास तिब्बी मसला ना था, लेकिन उसकी माँ की हालत बहुत ही नाजुक थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जानबर न हो सकी और अस्पताल में ही जरा देर बाद दम तोड़ दिया। फिर तो जैसे पूरे घर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में कोहराम समझ गया। मोहल्ला था ही कितना बड़ा, जंगल की आग की तरह ये बात मशहूर हो गई कि तैमूर की पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता ने अपनी माँ के पेट में छुरी घोंप कर उसे मार डाला। पुलिस भी ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाने के लिए वहां पहुंच गई और शगुफ्ता से बयान लेना चाहा, मगर बेचारी शगुफ्ता की अपनी हालत दगरगूं हो रही थी। माँ के इंतकाल पर उस पर मुतवातर गशी के दौरे पड़ रहे थे। तैमूर ने अपने जानने वाले की मदद से पुलिस के आला अफसर से बात करके अपनी मजबूरी बयान की और मामला रफा दफा करवाया। इस दौरान उन्हें अपनी जेब से कुछ देना दिलाना भी पड़ा था। लोगों ने तैमूर को मशवरा दिया कि इससे पहले कि उनकी पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता किसी और का खून करे, उसे फौरन पागल खाने दाखिल करवा दिया जाए। तैमूर ने शगुफ्ता को पागल खाने तो दाखिल नहीं करवाया, अलबत्ता उसे अपनी कार में लेकर सीधे टाली वाले बाबा के पास पहुंचे और बड़े रुंधे हुए लहजे में सारी बिपता सुनाई। वो एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मखलूक है। सारी बिपता सुनने के जरा देर की खामोशी के बाद टाली वाले बाबा ने कहा। उनका चेहरा जोशो जलाल से कपकपा रहा था। तैमूर उनकी बात सुनकर बुरी तरह ठिठके और हैरत और परेशानी से पूछा, भयानक मखलूक? आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है और इसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? टाली वाले बाबा बोले, वो कई बरसों पहले मर चुकी है, ये उसकी बदरू है। रही बात यह कि वो तुम्हारी बेटी की दुश्मन क्यों है, ये पुरस्रार हकीकत अभी राज में है। हमें भी अभी इसका पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी बेटी की नहीं बल्कि तुम्हारे सारे खानदान की जान की दुश्मन है। अभी उसके पास वो कुव्वत नहीं है कि अपने जोरे बाजू से किसी को जिस्मानी गिजंद पहुंचा सके, मगर वो अपने शैतानी और भयानक मनाजिर के सहारे इस तरह कारस्तानियां सरंजाम देती रहेगी जिस तरह तुम्हारी बेटी को उसने इस्तेमाल किया। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर पुरतशवीश सोच में गर्क हो गए, फिर बोले, ए अल्लाह के नेक बंदे, अब आप ही हमें इस भयानक बदरू से निजात दिलाइए। हाँ, सरे दस्त तो इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। दर हकीकत इस भयानक बदरू की कब्र उस अंधेरी कोठी के अंदर किसी कमरे में बनी हुई है जो तुम्हारे मोहल्ले में एक वीरान प्लाट पर बरसों से नजर आ रही है। वो बताने लगे, लेकिन खबरदार उस कब्र के करीब भी फटकने की कोशिश मत करना। उस अंधेरी कोठी को तुम्हें उसके मालिक से खरीद कर बसाना होगा। क्या? तैमूर उनकी बात सुनकर परेशान हो गए। हाँ, अभी हमारा इल्म यही कहता है कि जो भयानक बदरू तुम्हारे खानदान की जान की दुश्मन बन चुकी है, उसका यह पुरस्रार राज उस अंधेरी कोठी से ही ताल्लुक रखता है। हम पूरी तरह ये पुरस्रार राज जानने के लिए अपने इल्म का जोर लगाएंगे। हमें उम्मीद है जल्द या बदेर इस खूनी राज को जान लेंगे, लेकिन तब तक उस बदरू की चीरा दस्तियों से महफूज रहने का सरे दस्त यही वाहिद तरीका है कि उस कोठी को वीरान और उजाड़ न रखा जाए। ए बुजुर्ग, क्या यह ज़रूरी है कि मैं ही उसे आबाद करूं? क्या दूसरा कोई? नहीं, बुजुर्ग ने उनकी बात काटकर वाशिगाफ अल्फाज में कहा, उसे तुम्हें ही आबाद करना होगा, क्योंकि उस सारे पुरस्रार और खूनी वाक़यात का ताल्लुक तुम्हारे ही ख़ानदान से है। बस अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करो और उसके मालिक को तलाश करके उससे फ़ौरन ये कोठी खरीदो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर शगुफ्ता, उसकी तुम फिक्र ना करो, बुजुर्ग ने कहा और फिर अपने लंबे सफ़ेद कुर्ते की जेब से एक तावीज़ निकालकर तैमूर को थमाते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारा ख़ानदान उस बदरू के शर से महफूज रहेगा। एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। क्या इस तरह हमेशा के लिए हमारी उस बदरू से जान छूट जाएगी? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं, वो बोले। अभी ये पहला मरहला तय करो। जब तक हम भी इस पुरस्रार मामले से आगाही के लिए तवील रियाजत करेंगे, तुम हमारे पास आते रहना। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, हम जल्द ही ये राज मालूम कर लेंगे।
तैमूर उनका शुक्रिया अदा करके वहां से रुखसत हो गए। साजिद उदास सा नासिर की दुकान पर मौजूद था। उसे अपनी माँ की अंधोनाक मौत पर अजहद दुख था। वो नासिर से उदास लहजे में बोला, यार नासिर, मेरा ख्याल है मेरे इस अमल करने पर शैतानी मखलूक ने गुस्से में शगुफ्ता के जरिए मेरी माँ को मौत के घाट उतारा है। अब मैं यह अमल हरगिज नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर नासिर परेशान हो गया। उसे अपने काम की फिक्र लाहक होने लगी और वो उसे समझाते हुए बोला, साजिद, ये तो कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। अमल को 12 रोज़ बीत चुके हैं, 7 रोज़ बाकी हैं। इस तरह तुम अपनी और मेरी भी सारी मेहनत ज़ाया कर दोगे। मुझे इसकी परवाह नहीं। साजिद बेजारी से बोला, क्या तुम उस आमिल रंगामाती की बात भूल गए जिसने कहा था कि इस अमल से शैतानी मखलूक का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, बसूरत दीगर वो तुम्हारे सारे ख़ानदान को मौत के घाट उतार देगी। नासिर ने उसे डराने की कोशिश की। तो अब कौन सा हम उसके शर से बचे हुए हैं? साजिद ने नागवारी से कहा और फिर जैसे अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो बोला, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। कैसी बात? वो बात यह है कि मेरे अब्बू एक नेक बुजुर्ग से मिले थे जो टाली वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। अब्बू ने उन्हें सारी बात बताई थी। वो हमारी इस पुरस्रार मसले में खातिर ख्वाह मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे अब्बू से यही कहा है जो आमिल रंगामाती ने हमसे कहा था। क्या कहा था? नासिर जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था बोला, यही कि एक भयानक शैतानी मखलूक की बदरू हमारी जान की दुश्मन बन गई है। लिहाजा अब उसी ने एक बुजुर्ग ने अब्बू को यह मशवरा दिया है कि उस अंधेरी कोठी को हम खरीद कर आबाद करें। नासिर उसकी बात सुनकर चौंके, फिर चंद सानिये किसी उलझन में गर्क रहने के बाद बोला, तो फिर क्या अब तुम्हारे अब्बू उस अंधेरी कोठी को खरीदना चाहते हैं? हाँ, उसने बताया। क्या उन्हें मालूम है कि वहाँ एक कब्र भी है? हाँ, टाली वाले बाबा ने अब्बू को बताया था कि वो उसी शैतानी मखलूक की कब्र है जिसकी बदरू हमारे पीछे पड़ी हुई है। साजिद ने कहा, मगर इस तरह तो उल्टा तुम सब लोगों की जान को मजीद खतरा पैदा हो जाएगा और फिर हमारा अमल भी अधूरा रह जाएगा। नासिर बोला, ऐसा नहीं होगा। टाली वाले बाबा इस पुरस्रार राज का खोज अपने इल्म के जरिए लगाने की कोशिश में मसरूफ हैं। तो फिर उस कब्र के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या उसे ढाया जाएगा? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। साजिद ने नफ़ी में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने सख्ती से हमें उस कब्र की तरफ जाने से भी मना कर रखा है। नासिर किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर जब साजिद चला गया तो उसी वक्त आमिल रंगामाती के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी बातें बगौर सुनने के बाद वो तेज़ लहजे में बोला, अगर ऐसा हो गया और वो कोठी साजिद के बाप तैमूर ने खरीद ली तो सारा अमल ना सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा बल्कि उल्टा उसका नुकसान भी उसे भुगतना पड़ेगा। तुम साजिद को समझाओ कि वो अपने बाप को कोठी खरीदने से मना करे, वरना तुम भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। वैसे साजिद अपने बाप के इस फैसले के हक में नहीं है कि वो अपना अच्छा भला घर छोड़कर उस अंधेरी कोठी में जा बसें, लेकिन असल परेशानी की बात यह है कि साजिद अपनी माँ की मौत के बाद इस अमल से बददिल हो चुका है। इसीलिए उसने वो अमल आइंदा ना करने का पक्का फैसला कर लिया है। नासिर ने आमिल रंगामाती को असल मसले से आगाह किया तो आमिल के चेहरे पर तशवीश के साए मजीद गहरे हो गए। तुम उस बेवकूफ़ लड़के को समझाओ, अगर उसने ये अमल अधूरा छोड़ा तो पहले से ज़्यादा बड़ी मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़ेंगे। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है मगर उसने मेरी बात मानने से अब साफ इनकार कर दिया है, नासिर ने कहा। आमिल रंगामाती एक तवील हुंकारी भर के बोला, ठीक है, फिर मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। माँ के इंतकाल के बाद शगुफ्ता बिल्कुल घुट कर रह गई थी। वो अपनी माँ का कातिल खुद को समझे हुए थी। अगरचे उसके बाप और भाई साजिद ने उसे समझाने और ये तसल्ली देने की भी कोशिश की थी कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और ये सारी कारस्तानी उस पुरस्रार शैतानी मखलूक की है। शगुफ्ता को अब उस भयानक मखलूक से नफ़रत हो गई थी, शदीद नफ़रत। यही वो जज्बा था जिसे मगलूब होकर उसे अपनी माँ के रूप में देखकर गैर इरादी तौर पर उसने पेट में छुरी घोंपती थी। लेकिन टाली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक जब तैमूर ने वो अंधेरी कोठी खरीद कर उसमें शिफ्ट होने का ऐलान किया तो साजिद और शगुफ्ता ने अपने बाप के फैसले की शदीद मुखालफत की। अब्बू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप बेल मुझे मार। सबसे पहले शगुफ्ता ने मुखालफत करते हुए बाप से कहा। साजिद ने भी अपनी बहन की तायद में बाप से यही कहा, हाँ अब्बू, शग्गो ठीक कह रही है। वो अंधेरी कोठी तो बदरू का मस्कन है, वहाँ तो वो हम सबको बआसानी शिकार कर लेगी। यह मेरा फैसला नहीं है बच्चों, टाली वाले बाबा का है, तैमूर बोले, और वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। ज़रूर उन्होंने कुछ सोचकर और अपने इल्म के बलबूते पर हमें यह मशवरा दिया होगा जिसमें हम सबकी भलाई है।
नहीं अब्बू, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो इस पुरस्कार मामले में वो भी बेबस नज़र आते हैं। उन्होंने हमसे कोई हतमी बात अभी तक नहीं की है कि आखिर उस खूनी मखलूक का खात्मा कैसे होगा, शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। तैमूर अपने बच्चों की बात पर उन्हें मुलायमत आमेजी से समझाते हुए बोले, देखो बच्चों, ऐसी बातें मत करो, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, और फिर उनकी कुव्वत का इस बात से साफ अंदाज़ा होता है कि वो सब जानते हैं। कुछ भी हो अब्बू, हमें तो उस आसेबी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने के तसव्वुर से ही हौल आ रहा है। हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, साजिद ने कतईयत से कहा और तैमूर खामोश हो गए। यूं ये मामला तवालत इख्तियार करने लगा। घर में अब एक अनजाने से खौफ की फिजा पैदा हो गई थी। शगुफ्ता से बाप और बेटा दोनों ही डरे हुए थे कि ना जाने कब वो उन्हें भी भयानक मखलूक के रूप में देखकर गलत फहमी में माँ की तरह छुरी ना घोंपते। साजिद ज़्यादा परेशान था। इस परेशानी और खौफ जैसी फिजा में बजाय कमी आने के इजाफा ही होता रहा। उस शाम साजिद अपने दोस्त से मिलकर वापस घर की तरफ आ रहा था कि अचानक एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। वो ठिठक कर रुक गया। उसके सामने पुरस्रार आमिल रंगामाती खड़ा था। वो तेज़ नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, तुमने ये अमल अधूरा छोड़कर अपनी और अपने घर वालों की मौत का सामान पैदा कर दिया है। तुमने मजीद अमल करने से क्यों इनकार कर दिया है? साजिद पहले तो उसके तेवर देखकर डर गया, मगर फिर हिम्मत करके बोला, अब मैं ये अमल नहीं कर सकता। तुम्हें नासिर ने नहीं बताया कि मेरी माँ किन हालात में मौत का शिकार हुई है? उसकी कोई और वजह होगी, उनकी मौत का इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, आमिल ने कहा। और भला क्या वजह हो सकती है? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे इस तरह अमल करने से उस खूनी मखलूक ने तेश में आकर इंतकामन शगुफ्ता के हाथों माँ को कत्ल करवा दिया। साजिद ने ठोस लहजे में कहा, यह गलत है। तुम्हें वो अमल हर सूरत अब पाए तकमील तक पहुँचाना होगा, वरना तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम अब इस अमल को अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब बाकी 5 दिन ही तो रह गए हैं, आमिल रंगामाती ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। मगर तुम्हें आखिर हमारे मसले से इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरी मर्जी, ये मेरा मसला है, मैं जानूं तुम्हारा क्या काम है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसकी जिद पर आमिल रंगामाती ने अजीब नज़रों से उसे घूरकर धमकी आमेज लहजे में कहा। साजिद को उसकी आंखों में सफाकी की चमक लहराती महसूस हुई और चेहरे पर करख्तगी के तासुरात भी वाज़े तौर पर उभर आए। उस वक्त इत्तिफाकन आसपास कोई नहीं था, सन्नाटा तारी था। आमिल रंगामाती ने साजिद के चेहरे की तरफ जारहाना नज़रों से घूरते हुए अपनी कमीज के अंदर हाथ डालकर जब बाहर निकाला तो साजिद के औसान खता हो गए। उस पुरस्रार आमिल रंगामाती के हाथ में एक तेज और लंबे फल वाला छुरा दबा हुआ था। छुरे के चमकते फल की चमक और रंगामाती की चमकती आंखों की सफाकी में कोई फर्क न था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाजा कीजिएगा और दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।